तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले वीडियो बना के मैंने आपसे बताया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 11 अगस्त को, वो कहीं न कहीं अभी केवल राजस्थान के संदर्भ में ही है। इसका कारण ये था कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। और वहाँ पर एक लाइन मैंने जोड़ा था दोस्तों कि यदि राज्य उच्च न्यायालयों में, यदि देश के जो भी राज्य हैं उनके हाई कोर्ट में यदि इस तरह के एप्लीकेशन पड़े और वहाँ से फैसला आया तो फिर बीएड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हुआ भी वही, उसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि जो डीएलएड के बच्चे हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और यूँ कहें कि एक तरह से आत्मविश्वास में भी हैं कि किसी न किसी तरह से बीएड को हर जगह से बाहर करना है। अब 2-3 मामले सामने आए हैं एक एक करके। हालांकि बीच में आप लोग को पता होगा एक राहत भरी खबर भी आई थी बीएड के बच्चों के लिए, और वो थी आसाम से। वहाँ पे जो मंत्रिपरिषद की 100वीं बैठक थी, वहाँ पे उस अवसर पे बीएड को एलिजिबल करने की बात कही गई। बाकायदा उसका जो मुख्यमंत्री हैं उनका ट्वीट भी आया था। लेकिन अभी ये स्थिति जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कहीं न कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बीएड की जो स्थिति है वो चिंताजनक होती रही है और अभी आगे भी उसी तरह से होने की संभावना है। हालांकि 5 सितंबर को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। हमने आपसे कहा भी था कि यदि आपको कुछ चाहिए, आपको समस्या है, तो वो आपको संख्या बल के माध्यम से आपको दिखाना पड़ेगा, तभी सरकार इस पर सोचने के लिए बाध्य होगी। एक चीज़ मैंने और भी आपसे बताई थी कि एनसीटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसमें क्योंकि 28 जून 2018 की अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, तो कोई न कोई अधिसूचना उसकी आएगी इस संदर्भ में, क्योंकि बिल्कुल शून्य में चीज़ें नहीं चल सकती हैं। और अधिसूचना इसी संदर्भ में आएगी कि बीएड की स्थिति आगे चल के क्या रहने वाली है। और यदि आप लोगों ने उस तरह से जन आंदोलन नहीं किया, जो अपना विरोध है वो दर्ज नहीं कराया, तो उस अध्यादेश में भी शायद यही लिखा होगा कि बीएड पीआरटी से बाहर है, अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। 2-3 मामले आए हैं दोस्तों, और उनको देख के जो डिसीज़न आया है उसको देख के हम ये बातें आपसे कह सकते हैं। मैं इसीलिए ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक उड़ती उड़ती खबर उत्तर प्रदेश से भी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि यदि आपको पीआरटी में आना, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ऑथेंटिक रूप में मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन किसी मित्र से ही मुझे पता चला है इसका, और वो भी शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं, तो इतना भरोसा तो है उन पे कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा है कि यदि आपको पीआरटी में आना है, 1 to 5 में आना है, तो आप डीएलएड कर लीजिए। अब ये तो अलग की बात हो गई कि आप दोनों तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ठीक है आप बीएड कर लीजिए, आप 1 to 5 में एलिजिबल रहेंगे, फिर से आपका स्टेटमेंट बदल जाता है और आप कहते हैं कि अब यदि आपको पीआरटी में आना है तो आप डीएलएड कर लीजिए। ठीक है, यही बातें 28 जून की जो 18 की अधिसूचना आई थी उसमें कह दी गई होती तो ये बच्चे बीएड न करके डीएलएड कर लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ायदे में कौन नहीं रहना चाहता है। इन बच्चों को भी ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, हम माध्यमिक में हैं, 9-10 में हम एलिजिबल रहेंगे, तो फिर यदि हमको पीआरटी में भी मौका मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में बेरोजगारी की क्या समस्या है, क्या दशा है, और उसमें अगर इस तरह का प्रलोभन दिया जाए, हम यहाँ पे प्रलोभन शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी का स्वार्थ, आप लोग जानते हैं कि जब तक बीएड एलिजिबल नहीं था, जो बीएड कराने वाले कॉलेज हैं उनकी सीटें भरनी मुश्किल हो रही थी, बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो क्या ये उनके दबाव में, एनसीटी पे दबाव इन लोगों ने बनाया, क्योंकि पहुँच तो इनकी हर जगह राजनीतिक, मैक्सिमम जो बीएड करवाने वाले कॉलेज हैं ये राजनीतिक लोग हैं। ये अधिसूचना क्यों आई? अगर इन केस ये अधिसूचना में कुछ कमी थी तो फिर इसको सुधार करके रिव्यू पिटीशन एनसीटी की तरफ से क्यों नहीं डाली जा रही है? ये एक सोचने की बात है। यदि एनसीटी ने पूरी फैक्टफुली उन्होंने उनका अगर विचार, हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि यदि उनका इरादा नेक था
बीएड को पीआरटी में लेने का, और मान लीजिए इन केस गलती ही हो गई, अधिसूचना निरस्त हो गई, तो जिस वजह से वो अधिसूचना निरस्त हुई उन कमियों का निराकरण करके एनसीटीई और केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि ये रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे, लेकिन आप एक बात गांठ बांध लीजिए, वही बेंच होगी, वही जजेस होंगे। रिव्यू पिटीशन का हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो रिव्यू पिटीशन कोई भी जज हो अपना ही फैसला वो पलटने में, एक तो हम कह सकते हैं कि ईगो का प्रश्न है, और ईगो के भी प्रश्न से ज़्यादा बड़ा ये है कि कुछ आप ऐसी चीज़, मैंने ये बातें आपसे पहले भी कही हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ लेके जाइए, कुछ ऐसे सुधार करके लेके जाइए ताकि कोर्ट को कन्विंस करना आसान हो, और कोर्ट इस बात से कन्विंस हो कि जिस वजह से इनको बाहर किया गया था वो वजह दूर कर दी गई है, तो शायद अपने फैसले पे पुनर्विचार कर सकती है। तो अभी तक की जो स्थितियां हैं बीएड के संदर्भ में हम कहें तो कतई हम इसको अच्छी नहीं कह सकते, और रिव्यू पिटीशन के सक्सेस का जहां तक बात है, रिव्यू पिटीशन से कितना फ़ायदा होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार एनसीटीई कौन कौन से रिफॉर्म करके, सुधार करके और फिर से रिव्यू पिटीशन के लिए जाती हैं। क्योंकि ऐसे ही रिव्यू पिटीशन डाल देने का सीधा सा मतलब है कि कोर्ट का समय भी बर्बाद होगा, कोर्ट को ऐसा लगेगा कि उसका समय बर्बाद किया जा रहा है। तो फर्दर केंद्र सरकार और एनसीटीई क्या एक्शन लेते हैं, इससे पहले 2-3 खबरें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक खबर मध्य प्रदेश से भी है, और वहाँ पे डीएलएड के बच्चों ने साफ साफ कोर्ट से ये मांग की है कि बीएड को, चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब जहाँ भी हाई कोर्ट्स में मामला दर्ज कराया जाएगा तो रेफरेंस के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़रूर रखा जाएगा, और इसी आधार पे कहा जाएगा कि इनको यानी बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए, और मध्य प्रदेश में भी वही हुआ है। देखिए ये सारी चीज़ें एक तरफ है, राज्य सरकार के पास भी ये अपना राइट है कि वो किसे रखना चाहती है, किसे नहीं रखना चाहती है, उस हिसाब से वो अपनी नियमावली में संशोधन कर देती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जो घटनाक्रम हो रहा है, उसको देख के मैं साफ साफ आपसे कहता हूँ कि अध्यादेश से कम यदि कुछ चीज़ें होती है तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला सुलझेगा और आप लोगों को कोई राहत मिलेगी। हालांकि मैं अपनी तरफ से आपका शुभचिंतक होने के नाते से, आपका दोस्त होने के नाते से एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट करके ऐसा कहा कि सर हमारे पास विरोध प्रदर्शन करने का समय ही नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक दायरे में रह करके आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। समय नहीं है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कई परीक्षाएं नज़दीक हैं, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन उसी में से कुछ न कुछ आपको समय निकालना पड़ेगा। वरना आप यदि कॉन्फिडेंट है कि ठीक है मैं केवीएस पीआरटी में या फिर क्या कहते हैं टीजीटी में, यदि आप इंश्योर हैं इस कंपटीशन के दौर में, हम इतनी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको लगता होगा कि कॉन्फिडेंट होंगे कि वो निकाल सकते हैं, तो ठीक है। वरना हमें नहीं लगता 100 पोस्ट के लिए 1 लाख फॉर्म पढ़ते हैं और अच्छे पढ़ने वाले ही बच्चे होते हैं, ऐसे वैसे तो है नहीं। मेरे कहने का ये अर्थ है कि यदि बीएड को पीआरटी में बनाए रखना है आपको, तो ज़मीन पे आके मेहनत करनी पड़ेगी, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी। और एक तरह का प्रस्ताव है कि एक तरह का प्रयास इस तरह का दिल्ली में किया जाएगा, उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है, मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप राज्य स्तर पे भी ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि असम एक अच्छा उदाहरण आपके सामने है। आप उसी की बेस पे अपनी राज्य सरकार से मांग कर सकते हैं कि आपको वो पीआरटी मिले, क्योंकि टीजीटी में बहुत अवसर कम होते हैं। बहुत चीज़ें आपने यदि देखी होंगी तो डीएलएड के बच्चे ये बार बार कहते हैं कि इनके लिए उच्च प्राथमिक में जो मिडिल है उसमें मौके हैं, टीजीटी में है, पीजीटी का भी वो नाम उसमें जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को आज मैं यहाँ से हटा देना चाहूँगा। हालांकि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि ये चीज़ें, देखिए जो माध्यमिक की सीटें हैं वो
गिनी चुनी ही आती हैं। और माध्यमिक में आप जानते हैं 9th-10th में कितनी सीटें आती हैं। बाकी ये जो दोनों परीक्षाओं की चर्चा की जाती है, दोनों पोस्ट की, जो मिडिल है और पीजीटी है, तो उसमें बीएड अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक मिडिल की बात है उसको प्रमोशन से भर दिया जाता है, उसकी कभी वैकेंसी ही नहीं आती है। 17,000 एक बार आई थी। और जो पीजीटी है तो उसमें बीएड योग्यता नहीं है, बल्कि उसमें पीजी योग्यता है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका है तो आप कर सकते हैं। वो डीएलएड वाले भी कर सकते हैं। ऐसा वो नहीं कर सकते कि वो डीएलएड है तो उनको पीजीटी में मौके नहीं हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें, ये घटनाक्रम, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों कि आसाम ही एक ऐसा इकलौता अभी तक राज्य उभर के सामने आया है जो मीटिंग में कम से कम ये घोषणा किया है कि नियमावली में उस तरह से परिवर्तन किया जाएगा और बीएड को 1 to 5 में लिया जाएगा। वरना अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया, हालांकि कोर्ट से भी बहुत वहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन मांग ऐसी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का मैंने आपको बता दिया कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपको यदि 1 to 5 में आना है तो आप डीएलएड कर लीजिए। तो फिर भैया आपने बीएड क्यों कहा, बीएड करने के लिए क्यों कहा आपने? 28 जून 2018 की अधिसूचना क्यों आई? तो ये स्थितियां बन रही है दोस्तों। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नौकरी आपको ही लेनी है। हम आपको राह बता सकते हैं और उसमें आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं आपकी बातें पहुंचाने के लिए, और हम इस तरह की कोशिशें कर भी रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ आप लोग को ही करना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। एक बार डीएलएड के बच्चों से ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको देखिए, इसमें जो आपके बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई कह लेते हैं बीएड को, यदि तो बीएड के बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है। गलती सरकार की गलतियों की वजह से यहाँ तक आए हैं, तो अपने में किसी भी तरह का भेदभाव न रखिए। एक दिन मैं इलाहाबाद का इंटरव्यू देख रहा था, तो बीएड डीएलएड के बच्चे बहुत साथ साथ बहुत मज़े में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन पर मनमुटाव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो लड़वाने का काम कर रही है, जो कुछ भी एक कहें कि मतभेद और एक अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश जो कर रही है, हम कहें कि उसके पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सरकार और एनसीटी है। तो आपसी सौहार्द आप लोग बना के रखिए। और कहीं ना कहीं एक चीज़ देखिए, डीएलएड की संख्या भी इतनी कम नहीं है। आप जब अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पे यही मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग आपसी सौहार्द बना के रखिए। ठीक है, कानूनी लड़ाई है, दोनों लोग लड़िए, आपको अधिकार है, आपको इसका अधिकार मिला हुआ है, आप लड़िए, लेकिन आपसी सदाचार और प्रेम भाव बना के रखिए। बीएड के बच्चों के लिए कहूँगा, निराश न होइए आप लोग। यदि आप अपनी बात अच्छी तरीके से सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो सामने 2024 में चुनाव है, सरकार कोई न कोई आपके संबंध में निर्णय ज़रूर लेगी। और साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप शिथिल बैठ जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका आपको अंत में नुकसान ही होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।